नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण CDP के 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विवेक है और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम कभी भी फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। यानी पहला ऑप्शन है हल्की मंदता, दूसरा है मध्य मंदता, तीसरा है गंभीर मंदता, चौथा है तीव्र मंदता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। तीव्र मंदता कभी भी मानसिक मंदता के वर्गीकरण में नहीं आती है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। पहला है व्यक्तिगत इतिहास, दूसरा है साक्षात्कार तकनीक, तीसरा है वस्तु सूची तकनीक, चौथा है निर्धारण मापनी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। निर्धारण मापनियाँ सभी बच्चों के लिए होती है, ना कि व्यक्तिगत के लिए। प्रश्न नंबर 3 है, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कौन सी तकनीक में। पहला है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण में, भूमिका निर्वाह में, रोकी में या नाटकीय प्रस्तुति में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। कथानक यानी कहानी से संबंधित। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण के अंदर ये तकनीक अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। पहला है शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक, महत्व शिक्षक या वस्तुनिष्ठता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। ये तीनों शिक्षा के प्रमुख आधार हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आत्मसातकरण है। पहला ऑप्शन है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना, दूसरा है बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, तीसरा है आंतरिक दुनिया के लिए अनुकूल होना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। इसे आत्मसातकरण बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। पहला ऑप्शन है अधिगम कहलाती है, मानसिक कल्पना कहलाती है, विचरण कहलाती है, यहाँ विचरण होगा, या संकल्पना कहलाती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, विचारण कहलाती है। प्रश्न नंबर 7 है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। पहला है संवेदी प्रेरक स्थिति, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, तीसरा है चक्रीय चरण, चौथा है औपचारिक प्रचालन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। चरणीय चक्रीय चरण ये जीन पियाजे से संबंधित नहीं है। संवेदी प्रेरक है, पूर्व संक्रियात्मक है और औपचारिक है, और एक और होती है संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला है क्रीड़ा में भाग लेना, दूसरा है क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, तीसरा है आसान जीवन जीना, चौथा है पठन करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, आसीन जीवन शैली। अगला प्रश्न नंबर 9 है,
प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। पहला ऑप्शन है माता पिता की राय को, दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणामों को, शिक्षक की राय को या सामुदायिक दृष्टिकोण को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को। प्रश्न नंबर 10 है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी, बाहरी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, आंतरिक अभिप्रेरणा। एक चीज समझ लीजिए, अपनी स्वयं की खुशी के लिए कोई कार्य करना आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और बाकी बाहरी चीजों को देखकर कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ बाह्य अभिप्रेरणा होती है। यहाँ सीता अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कार्य करती है, उसे खुद से ये कार्य पसंद है, तो यहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। प्रश्न नंबर 11 है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। पहला समस्थिति, दूसरा संतुलन, तीसरा बढ़ावा देना, चौथा प्रेरणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसे समस्थिति कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। पहला चेतन, अवचेतन, अचेतन, तीसरा इदम अहम परम अहम, तीसरा आनंद के सिद्धांत, चौथा रक्षात्मक प्रतिक्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इदम अहम और परम अहम। ये फ्राइड के व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। प्रश्न नंबर 13 है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। पहला प्रक्षेणात्मक अधिगम, दूसरा सामाजिक अधिगम, तीसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम, चौथा शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था B.F. स्किनर ने। हमने इसको याद रखने की आपको एक तरीका बताया था, जब भी BF अपनी GF से मिलता है तो कोई न कोई क्रिया जरूर होती है। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे, पहला है परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, दूसरा है अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, तीसरा सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, चौथा लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। ये होता है मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय। प्रश्न नंबर 15 है, परीक्षण की इनमें से कौन सा संदर्भ दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है? पहला विश्वसनीयता, दूसरा वैधता, तीसरा वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, विश्वसनीयता। प्रश्न नंबर 17 है, ये प्रश्न नंबर 17 नहीं 16 होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? पहला है एक समस्या की अवधारणा, दूसरा है संशोधन शोध निष्कर्ष, तीसरा है आधार सामग्री एकत्र करना, चौथा है गतिशील दृष्टिकोण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, गतिशील दृष्टिकोण। ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक कदम नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रगति, दूसरा है रूपांतर,
तीसरा है प्रतिपगमन। चौथा है जैसे पैदा होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। प्रगति आनुवंशिकता के नियम पर आधारित नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? पहला, तंत्रिका तंत्र, वाहिनी ग्रंथियां, दैहिक संरचना। चौथा है स्थितिजन्य संरचना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्थितिजन्य संरचना। ये व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। प्रश्न नंबर 19 है, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध दिशा की ओर अग्रसर है। पहला, कोशिका विज्ञान। दूसरा, जीवमिति। तीसरा, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। प्रश्न नंबर 20 है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? पहला है अधिगम कहा जाता है, विचारण कहा जाता है, अनुभूति कहा जाता है या प्रेरणा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अधिगम कहा जाता है। जब भी हमारे अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा के बिना, मान्यता के बिना, नियम एवं शर्तों के बिना या प्राधिकार के बिना? ये प्रश्न अनगिनत बार पूछा गया है रीट में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मान्यता के बिना कोई भी विद्यालय नहीं खोल सकता है। प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से कौन सी वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? पहला, सूक्ष्म प्रणाली, मोनोसिस्टम, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम या कालक्रम? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सूक्ष्म प्रणाली। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? पहला, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय। उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण ये सीखने की प्रक्रिया में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 24 है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? पहला है डार्विन के द्वारा, जेरसेड के द्वारा, शेफर के द्वारा या स्पेंसर के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, डार्विन के द्वारा। वैसे भी डार्विन ने जीवन का सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 25 है, आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका जवाब ऑप्शन बी है, 45 घंटे देता है एक सप्ताह में। यानी 7 दिन में एक शिक्षक को बच्चों को 45 घंटे पढ़ाना है। प्रश्न नंबर 26 है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है? पहला, पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा। दूसरा, प्रथम श्रेणी से पहली की शिक्षा। 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा ये देता है पहली कक्षा से 8वीं तक की, यानी कक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए। पहली क्लास में 6 वर्ष के बच्चे का एडमिशन होता है। प्रश्न नंबर 27 है, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ये आता है 2009 के। प्रश्न नंबर 28 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। हमने आपको पहले भी वह चीज़ बताई है कि वास्तविक चीज़ें इंसान अपने अंदर छुपा के रखता है, यानी वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु का होगा CA।
और मानसिक आयु का होता है MA। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, MA/CA गुणा 100, यानी मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। प्रश्न नंबर 29 है, डिसलेक्सिया कहते हैं। हमने आपको ये अनगिनत बार बताया है। लक्स साबुन से लक्स साबुन लिखा जाता है LUX, देखने में लगता है लुक्स जैसा, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं लक्स, यानी पढ़ने में कठिनाई। लक्स से याद रख लीजिए लेक्सिया। प्रश्न नंबर 30 है, इनमें से किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया है? पहला है हार्वर्ड गार्डनर ने, फ्राइड ने, बिने ने, थर्स्टन ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, हार्वर्ड गार्डनर ने। हमने आपको इसको याद रखने का तरीका बताया था। बहु नर, नर की बहू होती है। और इसका एक तरीका और बता देते हैं, जिसके पास बहुबुद्धि यानी बहुत सारी बुद्धि, और जिसके पास बहुत सारी बुद्धि होती हैं वो गॉड होता है, यानी भगवान। तो गॉड से याद रख लीजिए गार्डनर, और बहुबुद्धि से बहुबुद्धि का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 31 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? पहला फैलिक अवस्था, दूसरा एनल अवस्था, तीसरा एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, चौथा लेटेंसी अवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। ये फ्रायड से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 32 है, जीन्स का जोड़ा को जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, कहा जाता है? पहला कार्योटाइप, दूसरा RNA, तीसरा एलील, चौथा ऑटोसोम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, एलील कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? पहला है स्कीमा, दूसरा अधिग्रहण, तीसरा आत्मसातकरण, चौथा है व्यवस्थापन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अधिग्रहण। अधिग्रहण जीन पियाजे से संबंधित नहीं है। हमने संज्ञानात्मक विकास के संबंध में स्कीमा को पढ़ लिया, आत्मसातकरण को पढ़ लिया, व्यवस्थापन को हमने अभी नहीं पढ़ा। प्रश्न नंबर 34 है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, सतत, नैदानिक, उपचारात्मक। इस प्रश्न का सही जवाब आयोग ने 1 नंबर सबको दिया था, क्योंकि ये प्रश्न गलत माना था आयोग ने। इसका नंबर सबको 1-1 दिया था। उपलब्धि, सतत, नैदानिक और उपचार आत्मक, ये सभी परीक्षण शिक्षण से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? ये आप पढ़ते आ रहे हैं, NCF 2005। 20 का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 36 है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 37 है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है? क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक या रूपांतरकारी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूपांतरकारी प्रमुख उद्देश्य है क्रियात्मक अनुसंधान का। प्रश्न नंबर 38 है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? पहला अधिगम, पुरस्कार और संतुष्टि, दूसरा आवश्यकता, अंतर्नोदय तथा प्रोत्साहन, तीसरा अभिप्रेरणा, लक्ष्य और प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, आवश्यकता, अंतर्नोदय तथा प्रोत्साहन। प्रश्न नंबर
39 है। डवाइट WLN के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? पहला सूक्ष्म शिक्षण विधि, दूसरा दल शिक्षण, तीसरा मस्तिष्क विप्लव, चौथा अंतःक्रिया शिक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि थी एलन के द्वारा। प्रश्न नंबर 40 है। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? पहला बोध स्तर, दूसरा प्रदर्शन स्तर, तीसरा स्मृति स्तर, चौथा चिंतन स्तर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रदर्शन स्तर। प्रश्न नंबर 41 है। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पहला उपलब्धि की आवश्यकता, दूसरा चिंता, तीसरा आकांक्षा स्तर, चौथा पुरस्कार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पुरस्कार के लिए किया गया कार्य बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। प्रश्न नंबर 42 है। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पहला है इब्राहिम मैस्लो के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा, कार्ल रॉजर्स के द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, समायोजन संबंधित है सिगमंड फ्रायड से। प्रश्न नंबर 43 है। अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? पहला है तार्किक क्रम का अनुसरण, दूसरा संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, चौथा निष्पादन का सत्यापन, तीसरा निष्पादन का सत्यापन, चौथा क्रियाविधि का प्रदर्शन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, निष्पादन का सत्यापन। यानी समस्या समाधान में उसका निदान करना बहुत जरूरी होता है। सबसे आखिरी चरण उसका निदान करना होता है। प्रश्न नंबर 44 है। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला कोहलर के द्वारा, दूसरा ब्रूनर के द्वारा, तीसरा सेलिगमैन के द्वारा, चौथा एरिक्सन के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। प्रश्न नंबर 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? पहला स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, दूसरा परिपक्वता का स्तर, तीसरा अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, चौथा विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, ये सबसे मनोवैज्ञानिक कारण है कक्षा में सीखने को प्रभावित करने के लिए, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 46 है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? पहला तत्परता का नियम, दूसरा सहचर्य का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम, चौथा प्रभाव का नियम। ये है इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सहचर्य का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 47 है। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है? पहला क्लाइन फेल्टर संलक्षण, दूसरा स्किल सेल रोग, तीसरा टर्नर संलक्षण, चौथा डाउन संलक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है डाउन संलक्षण। प्रश्न नंबर 48 है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? पहला है चिंतन में समानुभूति, दूसरा है समस्या के बहुविधि उत्तर, तीसरा है चिंतन में लचीलापन, चौथा है चिंतन में मौलिकता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, चिंतन में समानुभूति। सृजनात्मक बच्चों के चिंतन में एक जैसी समानुभूति नहीं होती है। प्रश्न नंबर 49 है। कुसमायोजन में
कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? पहला है तनाव, दूसरा है कुंठा, तीसरा है चिंता, चौथा है द्वंद्व। कुछ समायोजन के निर्णय लेने में है द्वंद्व। प्रश्न नंबर 50 है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? पहला क्रेटिनिज्म, दूसरा ADHD, तीसरा डिसलेक्सिया, चौथा है ऑटिज्म। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अधिगम अक्षमता है डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 51 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पहला पाठ्यक्रम की समृद्धि, दूसरा उपचारात्मक अध्ययन, तीसरा श्रेणी उन्नति, चौथा विशेष कक्षाएं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, उपचारात्मक अध्ययन किया जाता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सही से सीख नहीं पाते हैं, और प्रतिभाशाली बच्चे तो आसानी से सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? पहला सामान्य संभाव्यता, दूसरा अधिगम समानता, तीसरा विचलनशीलता, चौथा शील गुणों का अंतर संबंध। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अधिगम समानता। सभी बच्चों में अधिगम समानता नहीं होती बल्कि भिन्न भिन्न होती है। सीखने की दर भी सभी बच्चों में अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादित परीक्षण है? पहला है जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, दूसरा है भाटिया बैटरी परीक्षण, तीसरा है आर्मी एल्फा परीक्षण, चौथा है ड्रो एमैन परीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि लब्धि से संबंधित है। प्रश्न नंबर 54 है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? पहला है द्विकारक सिद्धांत, दूसरा है बहुकारक सिद्धांत, तीसरा है त्रिआयामी सिद्धांत, चौथा है पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिआयामी सिद्धांत संबंधित है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग से। प्रश्न नंबर 55 है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? पहला है MMPI, दूसरा है 16PF, तीसरा है EPPS, चौथा है TAT। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, MMPI। प्रश्न नंबर 56 है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? ये प्रश्न आयोग ने गलत माना था, इसका 1 नंबर सबको कॉमन दिया था। प्रश्न नंबर 57 है, बाल विकास के वातावरण की भूमिका इनमें से किसके तरीके के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है? पहला है स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, दूसरा है व्यक्तित्व की प्रवृत्तियाँ, तीसरा है प्राथमिक प्रतिक्रिया, चौथा है आदत निर्माण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, आदत निर्माण। प्रश्न नंबर 58 है, व्यवसाय चयन में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। पहला संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, दूसरा स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, तीसरा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, चौथा अभिक्षमता में अंतर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अभिक्षमता में अंतर के द्वारा समझाया जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पहला है रॉबर्ट जे हेविंगहर्ट्स के द्वारा, दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, तीसरा है एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा, चौथा है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, लॉरेंस कोहलबर्ग का है नैतिक विकास का सिद्धांत। इस प्रश्न को याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हर वर्ग में अगर नैतिकता होगी तो जात पात का भेदभाव खत्म होगा। प्रश्न नंबर 60 है,
विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा, विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम है। ये कथन बिल्कुल सही है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ये भी सही है। विकास के प्रारूप पूर्व अनुमेय होते हैं। ये भी कथन सही है। एक कथन गलत है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। शिशु अवस्था और बाल्यावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हम आपको एक प्रश्न देते हैं, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं बचा है कि आप फालतू की बातों में समय बर्बाद करें। तो चलिए, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलने वाले हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द।